वक़्फ़ अमेंडमेंट 2025 इस बिल को लेके बहुत तरह के बात हो रहा है। कुछ नैरेटिव्स है, कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ हाइपोथेसिस है। Now, I am not going to get into all those things. Being an advocate, sorry, lawyer, I will uh, stick to what the statute talks about. So this is the Amendment Bill 2025 और मैं सारा सेक्शन तो नहीं, but as the title states that I know probably I understand what the problem is and why there is this tension between a certain sect, let's say. So इसको समझने पहले सबसे पहले एक आपको बेसिक ओवरव्यू देते हैं जो वक़्फ़ एक्ट 1995 का है एंड हाउ डिड इट वर्क। नाउ मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्रोबेबली आपको पता है, बट जस्ट टू रिफ्रेश, पहले स्टैचू में जो इंडिविजुअल्स या फिर जो एंटिटीज, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हुआ करता था, वन ऑफ देम वुड बी द सर्वे कमिश्नर, जो वक़्फ़ के ही यूजुअली मेंबर्स होते थे एंड दिस कमिश्नर हैड लॉट ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट अगेन। उसके बाद वक़्फ़ बोर्ड था, बोर्ड आल्सो हैड लॉट ऑफ पावर to adjudicate and dispose matters. Power of Chief Executive Officer, Section 26. This individual also had lot of power, बहुत सारा power उनके पास भी था। इवन अगर कंपेयर करें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर जो भी उस लेवल के इंडिविजुअल्स थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, वक़्फ़ बोर्ड, हैड मोर पावर। उसके बाद एक एस्पेक्ट था रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी, जो कि लार्जली एक तरह से अगर इफ़ यू रीड वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आइदर दे परचेज और किसी ने उनको डोनेट किया एंड देन दे हैव देयर ओन रजिस्ट्री एंड दैट्स हाउ इट वुड, आई मीन इट वाज डन। उसके बाद ट्राइब्यूनल का एक रोल है यहाँ पे, बट देन द ट्राइब्यूनल का जो पावर है दैट वाज वेरी लिमिटेड एंड देयर आर मेनी टाइम्स, जैसे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है वक़्फ़ बोर्ड, अगर इफ ही इज इनटू सम प्रोसीडिंग्स, tribunal could not pass any order. So anyway, there are limitations also to the tribunals. Okay, so that's basically gives you an overall idea. So you have a property, the survey commissioner surveys, then it goes to the board does the registry. If there is a dispute, the tribunal, even tribunal worked within very limited jurisdiction. तो ये था ओवरऑल आपका structure of Waqf property management or Waqf board. But now, if you come to the amendment bill, this has been the first major change, अगर कहा जाए क्या है, that will be there are so many places where government agencies have been incorporated. And that is what I'm going to show you. So let's start again. जैसे कि मैंने कहा, I'll not be able to take you through the whole section by section. I will stick to the relevant, जो कि बहुत important है थोड़ा आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कलेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है इस नए
स्टैचू में या फिर आने वाले दिनों में अगर वॉक ऑफ इम्प्लीमेंट होता है, द कलेक्टर विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल विथ लॉट ऑफ पावर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि रेवेन्यू ऑफिसर होता है। उसके बाद ये पोर्टल एंड डेटाबेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रीजन बीइंग, पहले वॉकअप प्रॉपर्टी का जो भी ओवरऑल डिटेल्स हुआ करता था, इट वाज एक्सक्लूसिवली देयर विद द वॉकअप बोर्ड, बट नाउ दे देयर हैज टू बी, देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और जो चीज़ बंद था वो आपके पोर्टल में आ जाएंगे। So the asset management part is sort of comes into the open public. They all can see कि उसमें क्या है और कौन से प्रॉपर्टी उसमें लिस्टेड है, कौन सा प्रॉपर्टी अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट, शायद उस तरह के इंफॉर्मेशंस भी उसमें रहेंगे। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है। हालांकि जो सीक्रेसी जो पहले था वो चीज़ अभी नहीं रहेगा, और आई थिंक दिस माइट बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जिसके वजह से मेनी पीपल मे नॉट बी हैप्पी। जैसे गवर्नमेंट की तरह ही है थोड़ा बहुत, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है, दो इंफॉर्मेशन पब्लिक होना चाहिए, बट दे डोंट डू इट फॉर सम रीजन। Second is this section E, sorry, subsection E. It reads, provided that the existing walk-off by user property registered on or before the commencement of Walk-up Amendment Act as walk-up by user will remain as walk-up property, except that the property wholly or in part is in dispute or is a government. This changes everything, and I think ये जो पॉइंट है, it will cause lot of issues, और there will be lot of agitation with this। क्यों? क्योंकि एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जो भी अभी भी वॉकअप प्रॉपर्टीज जो वॉकअप बोर्ड क्लेम करता है कि दीज आर देयर प्रॉपर्टीज, देयर इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ और गुड परसेंटेज एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ये कह रहा है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, तो मतलब ये लागू पास्ट से ही लागू होगा। तो अगर कोई पास्ट में डिस्प्यूटेड है, इट प्रॉबेबली देयर विल बी अ चांस कि वो प्रॉपर्टी वॉक ऑफ में रजिस्टर ना हो। यहाँ पे रजिस्टर होने का एक बहुत बड़ा प्रोविजन है जो पहले नहीं था। I'll show you that। उसके बाद है सेक्शन 3A1। इट सेज नो पर्सन शैल, सो ये शायद आपको क्लियर होगा कि कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पहले था, वॉकअप ने क्लेम कर लिया है, ठीक है, नाउ दे शो इट इन देयर रजिस्टर कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वॉकअप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये एक सेक्शन 3A1 है, नो पर्सन शैल क्रिएट अ वॉक ऑफ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर। दिस सेक्शन इज ऑल्सो विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। क्यों? किसी ने प्रॉपर्टी दान तो कर दिया, वॉक ऑफ को रजिस्ट्री हो गया, बट पता चला कि वो ओनर था ही नहीं। और आई एम श्योर कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे भी होंगे जो किसी ने दखल करके रखा होगा। क्योंकि, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये, जस्ट डू नॉट थिंक कि मैं ये मुस्लिम को लेके, ये हिंदू हर कम्युनिटी में है कि किसी का प्रॉपर्टी कोई दखल करके बैठा रहता है। अब वो क्या किया कि उस प्रॉपर्टी से कुछ बेनिफिट उठाने के लिए किसी तीसरे को दे दिया। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, टेनेंसी एक्ट में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इंडिविजुअल्स कैप्चर करके रखते हैं, फिर पता चला बाद में किसी को दे दिया, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट है वो सारा चीज़। 15 साल 20 साल से वो रह रहा है। बट एनीवे, वैलिड ओनरशिप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अगर वो लॉफुल ओनर नहीं है तो फिर वो जो ट्रांसफ़र है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा।
उसके बाद है द क्रिएशन ऑफ वक़फ़ अलल, I don't know how to pronounce it, but it says inheritance right जो वुमेन का है या फिर किसी का भी है, उसको आपको लागू करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी ने सोचिए कि प्रॉपर्टी भाई बहनों का हक है उसमें, बट भाई ने दे दिया वक़फ़ को और वक़फ़ ने अपने अंदर ले लिया, बहन का पोर्शन है वो तो डिस्प्यूटेड में भी आ जाएगा। और अ, जैसे आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन 37 में जो है शायद कि नाउ वुमेन आल्सो हैव सर्टेन शेयर, तो अगर ऐसा केस है वो डिस्प्यूटेड में आ जाएगा, लॉफुल ओनर नहीं होगा और वो जो ट्रांसफर होगा वो भी वक़फ़ में नहीं जाएगा। उसके बाद 3BA क्या कह रहा है देखते हैं। Filling of details. Okay. Every walk-off registered under this act prior to commencement, ye shall file details property in the portal. Now, इसको लेके already parliament में बात हो चुका है. So this is what they have to do. walk-off जो existing management है, जो भी प्रॉपर्टीज उनके हैं वो सब विद इन 6 मंथ्स वो पोर्टल में अपडेट करने हैं। हालांकि उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है और आगे जाके भी वो एक्सटेंड शायद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, जब भी ये सारा डेटा वहाँ पे अपडेट होगा उसके बाद बहुत सारे चीज़ उभर के आएंगे, बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आने लगेंगे, लीगली आई एम स्पीकिंग, बिकॉज किसी दूसरे का जो प्रॉपर्टी है शायद उस वो देख जब वो डेटाबेस में होगा वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ही इज प्रोबेबली गोइंग टू क्लेम शेयर इन दैट और प्रोबेबली विल क्लेम एज अ राइटफुल ओनर। सो बहुत सारे डिस्प्यूट्स वहाँ पे उठ के आएंगे और अल्टीमेटली शायद वो जो रजिस्ट्री हुआ होगा वो फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा वहाँ से। ओनरशिप वैलिड ट्रांसफर, ओके, ये जो डिटेल्स यहाँ पे जो डेटाबेस में उनको डालना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी, उसके बाद नेम एड्रेस ऑफ द क्रिएटर, किसने क्रिएट किया, डीड अवेलेबल है, बहुत सारे डिटेल जो कि एक नॉर्मल लॉफुल या फिर वैलिड जब परचेज में होता है। आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, फिर उसका ओनरशिप देखते हैं, उसके बाद जाके कोई सेल करता है, फिर जाके वो मतलब रजिस्ट्री होता है। तो ये सारे चीज़ अगर किसी ने गिफ्ट बना के दे दिए या फिर दान में दे दिए बट पता चला वो ओनर है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ आपके इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करेगा। Wrongful declaration. So, any government property identified or declared as work-up property before or after shall not be deemed. Now, this will certainly have serious implication. जो प्रॉपर्टी चाहे वो पूरा पहले ही हो या फिर बाद में भी हो, अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है तो फिर वो वर्कअप प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इवन इफ के वो प्रॉपर्टी वॉकअप में रजिस्ट्री हो गया हो, बट अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिंस ये जो एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी वापस स्टेट को आ जाएगा। If any question arises as to whether any such property is a government property, the state government by notification designate an officer over a rank of बट एनी वे ये पॉइंट यही कहता है कि गवर्नमेंट एक देयर विल बी अ फेयर प्रोसीजर, बट दिस प्रोसीजर विल बी मॉनिटर्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो यहाँ पे पहले जो होता था कि बोर्ड का ही जो निर्णय था सर्वश्रेष्ठ होता था ज़्यादातर केसेस में, बट अभी ऐसा नहीं होगा। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कोई हायर अथॉरिटी होगा जो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। तो चांसेस बहुत कम है कि इसमें किसी तरह का, अगर सच में वो डिस्प्यूटेड है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो क्लेम तो कर रहा है वॉक ऑफ की ये मेरा प्रॉपर्टी है, बट वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। और वो सेम चीज़ होगा वो सारे प्रॉपर्टी के साथ, जो सोचिए कोई लॉफुल ओनर नहीं है बट उसने ट्रांसफ़र कर दिया और क्लेम हो गया, रजिस्ट्री हो गया,
वो भी वापस शायद चला जाएगा। जो इनहेरिटेंस का जो प्रॉपर्टी है, जो अगेन पार्टीशन नहीं हुआ बट पूरा प्रॉपर्टी किसी ने दे दिया, वो प्रॉपर्टीज भी फिर वापस आपका लौटना है वॉकअप से ओनर्स के पास। ये जो सेक्शन है, दिस इज वेरी क्रूशियल because I'll tell you why. See what it says: declaration of protected monument or protected areas as walk-off to be void. अब इसको समझने के लिए थोड़े से आप चले जाइए एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। नाउ एक साइट कब होता है कि वो एंशियंट मॉन्यूमेंट चला जाता है? अ प्रॉपर्टी विच इज लेस देन वन, नॉट लेस देन 100 years। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर 100 years से ज्यादा है, यूजुअली दे बिकम एंशियंट मॉन्यूमेंट। और ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सिंस आई नो दिस इज, दो not from experience but from certain circumstances, कि वक़फ़ के जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, जो मस्जिद, दरगाह या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ होगा जो एंशिएंट प्रॉपर्टीज़ है, पुराने मॉन्यूमेंट का है, जो उन्होंने क्लेम करके रखा हुआ है, बट ऑल ऑफ देम विल बी void, they will not be registered and they will go back to the state। this, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये बहुत खास करके जो पुराने लैंड्स है, पुराने साइट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स का है, या फिर क्योंकि ये जो ओवरऑल बीट टेम्पल हो या फिर मॉस्क हो या मस्जिद हो या दरगाह हो, बहुत पुराने होंगे ज़्यादातर। तो ये चीज़ मतलब थोड़े से आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूज विद द ओनरशिप के, वेदर इट विल बी द राइटफुल ओनर इज द स्टेट और द वर्कअप। और ज़्यादातर केसेस में अगर लीगली देखा जाए, प्रोविज़न ऐसा है कि अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो फिर वो स्टेट के ही होंगे, स्टेट विल बी द राइटफुल ओनर। और अगर वक़फ़ ने उसको क्लेम भी किया हुआ है, इट विल बी वॉइड, मतलब बातिल होना है। बार ऑफ डिक्लेरेशन, एनी लैंड ऑफ शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, दिस आई डू नॉट नो, आई डोंट हैव, मतलब मेरा प्रैक्टिकली ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, बट बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब लैंड है। तो अगर इफ है, अगर वक़फ़ ने उस कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब के जो जोन है, अगर लैंड है, अगर वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी घोषित किया है कि ये वक़फ़ प्रॉपर्टी है, अगेन इट विल बी वॉइड। यहाँ पे बोला हुआ है, नो लैंड बिलोंगिंग टू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल शैल बी डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी वक़फ़ प्रॉपर्टी। अगर किया भी होगा, इट विल बिकम वॉइड। म्यूटेशन ऑफ लैंड का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। रेवेन्यू अथॉरिटी बिफोर डिसाइडिंग म्यूटेशन shall give a public notice of 90 days in 2 daily newspaper। तो ये जो प्रोसीजर है, ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट है म्यूटेशन का। तो अगर अगर फिर एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्लेम्ड प्रॉपर्टी और लीगली ओन प्रॉपर्टी और राइटफुल ओनरशिप, ये सारे अलग अलग चीज़ है। तो अगर वक़फ़ ने सोचे क्लेम करके रखा है, बट पता चला म्यूटेशन उन्होंने करवाया नहीं है, तो फिर उनको म्यूटेशन करवाना पड़ेगा। और ये म्यूटेशन करवाने का जो प्रोसीजर है, पहले अगर होता तो शायद बोर्ड ही करता, बट देन नाउ इसमें बोर्ड का कोई से नहीं है। बोर्ड कुछ नहीं कह सकता कि आप मतलब म्यूटेट करो और जो कलेक्टर होगा उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रोसीजर है, नोटिफिकेशन जाएगा, अगर किसी ने वापस क्लेम किया कि नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी है, तो शायद वो म्यूटेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाते हैं। उसके बाद काउंसिल, दिस विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो नया काउंसिल है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और द मिनिस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स आर मोर, पहले ऐसा नहीं था। एनीवे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में
बट मोर और लेस जो बॉटम लाइन ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है या फिर जो इन्फ्लुएंस है नाउ बहुत ज़्यादा है। और जो एक्टिविटीज़ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पहले एक बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि अ पर्टिकुलर सेक्टर और कम्युनल लॉ जो था, या फिर अगर कहे उस तरह से कि इट वाज अ लॉ ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी, बट देन इट इज बिकमिंग सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोसीजर। जो स्टैंडर्ड नेशनल प्रोसीजर्स है हर एक चीज़ का, उसी के अंतर्गत ही इसको लाया जा रहा है। सो डेफिनेटली देयर सभी को पता है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लॉज है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस बहुत रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी सेक्टर का हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, आई मीन, मोर एक्चुअली। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इन सेक्शन 28 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द वर्ड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड विच मे बी द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड विद इन 50 days, 50 days फ्रॉम द डेट इट इज शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ये आपको वहां से पता चलेगा। पहले क्या होता था कि बोर्ड का जो डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट करना ही होता था। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सॉरी जो कलेक्टर था, प्रिंसिपल एक्ट यहाँ पे चलिए पता कर, चलिए सेक्शन 28 पे चलते हैं तो आपको पता चलेगा। हाँ, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो चलिए 28 पे देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल देयर अंडर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन हिज एब्सेंट मैजिस्ट्रेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो पहले और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो पहले ये था कि एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था ही वाज बाउंड बाय द स्टैचू कि बोर्ड का जो भी डिसीजन हो उनको इम्प्लीमेंट करना होगा इन अ टाइम बाउंड मैनर। बट वो अभी इसमें देखिए वो नहीं रहेगा। सो वो जो है यहाँ पे शैल बी सब्सटीट्यूटेड, ये चेंज होगा। विल बी डिसीजन ऑफ द बोर्ड विच मे बी द वर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, ये जो सेक्शन है ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो फिर जो मैंडेटरी था वो मैंडेटरी चीज़ नहीं रहेगा। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे शायद रजिस्ट्रेशन के या फिर और भी कोई अगर एक्टिविटीज़ है, वो जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट उसी को फॉलो करते हुए ही जाएगा। उसके बाद है द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल देयर ऑन शैल बी फाइनल शैल बी अमिटेड। ये वहाँ से आपको पता चलेगा। अगर आप देखेंगे ट्राइब्यूनल का एक डिसीजन कोई भी फाइनल हुआ करता है कुछ मामले में, बट अभी ऐसा नहीं होगा। जो सिविल लॉज है आपको पता है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप अगर सोचिए कोई कंज्यूमर फोरम का डिस्ट्रिक्ट का खुश नहीं है तो आप स्टेट में जाते हैं, स्टेट का खुश नहीं फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं है फिर आप सुप्रीम। तो वो जो एक नॉर्मल लिटिगेशन प्रोसीजर है वो चीज़ इसमें भी आएगा। तो कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, अब वो मैंडेट नहीं रहा कि ट्राइब्यूनल ने कह दिया वही फाइनल है, नहीं। नाउ इट इज कमिंग बैक टू द स्टैंडर्ड, आई मीन इट विल बिकम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड जुडिशियल रिव्यू। फिर एक चीज कह रहा है कि ट्राइब्यूनल शैल हैव नो पावर टू मेक ऑर्डर सेइंग पेंडिंग डिस्पोजल ऑपरेशन। ये एक चीज है, मैंने कहा था कि ट्राइब्यूनल का भी जो पहले पावर था लिमिटेड था। तो जैसे बोर्ड बोर्ड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे है, एक सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि वक्फ बोर्ड का ही मेंबर है, वो जब कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ प्रोसीजर कर रहा है तो उस बीच में ट्राइब्यूनल का कोई पावर नहीं था उसमें इंटरवीन करने का। बट नाउ दैट विल नॉट बी द केस। नाउ बोर्ड चाहे कुछ भी करे, जो जुडिशियल रिव्यू है इट कैन टेक प्लेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो। On and from the commencement of the Waqf amendment, no Waqf shall be created without execution of Waqf deed.
एग्जीक्यूशन ऑफ वॉकअप डीड मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आ गया। अब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जाएगा, फिर जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर प्रोसीजर्स है वो सारे चीज़ होने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एंड जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है। चलिए इसको छोड़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ ऑमिट हो रहा है। जैसे in subsection 4 the word of no such record has been executed or copy thereof cannot be obtained shall contain full particular as far as they are known to the applicant of the origin, nature and object of the workup shall be omitted। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपके मेन एक्ट से, प्रिंसिपल एक्ट से आ रहा है। वहां पे पहले क्या होता था कि कोई अगर सोचिए वॉकअप में प्रॉपर्टी दे रहा है, उनके पास कोई डीड नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो क्या करता था, नॉर्मली एक पर्ची टाइप का बना के डिटेल्स सारा लिख के, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपी देयर ऑफ कैन नॉट बी ऑब्टेन शैल कंटेन फुल पर्टिकुलर एज फार एज दे आर नोन। तो जो एप्लीकेंट है उनको जितना पता है वो उसी बेस में उसको ट्रांसफर कर देता था। बट नाउ ये चीज नहीं होगा, दिस सेक्शन विल बी ओमिटेड। मीन्स वही वैलिड ओनरशिप का बात आ जाएगा। इफ यू आर ओनली अ वैलिड ओनर एंड इफ यू कैन प्रूव देन ओनली यू कैन ट्रांसफर। और अगर आपने कर भी दिया है देन प्रॉबेबली इट विल अगेन कम बैक टू द preliminary stage। Collection to verify before registration on receipt of an application for registration the board shall forward an application to the collector having jurisdiction। ये एक बहुत बड़ा चीज है। जब भी कोई ऐसा रजिस्ट्री होगा, देखिए यहाँ पे लिखिए द बोर्ड शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन। पहले बोर्ड ही कर पाता था बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी बोर्ड को फिर वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा कलेक्टर को। अगर कलेक्टर उसमें संतुष्ट है देन ओनली इट विल हैपन। सो इट्स अ बिग बिग फैक्टर एक्चुअली इसमें। आने वाले दिनों में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर, वेदर इट इज़ फॉर गुड और बैड मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट इट इज़ अ बिग फैक्टर एक्चुअली कि आप रजिस्ट्री करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर को भेजने पड़ेंगे। कलेक्टर अगर सही मतलब संतुष्ट हुआ तब भी जाके वो देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ इन द कलेक्टर इन हिज रिपोर्ट मेंशन द प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड, अगर है वो रजिस्ट्री नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। तो फिर लिखा रहा है बिफोर डिसाइडिंग म्यूटेशन इन द लैंड रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेवेन्यू शैल गिव पब्लिक नोटिस। वही फिर लैंड रिकॉर्ड करना है, वहां पे भी नोटिस जाएगा, पब्लिक नोटिस। अगर किसी ने कहा कि नहीं ये मेरा है, फिर वो भी नहीं होना है। और कुछ है इसको छोड़ते हैं, बाद में और भी बहुत कुछ। डिसीजन फाइनल शैल बी, वही जो ट्राइब्यूनल का भी जो पावर है वो भी फुल फ्लेजेड जुडिशियल रिव्यू में आता है। ज़रूरी नहीं है कि ट्राइब्यूनल का जो पहले होता था, देर कुछ चीज़ें थे जहाँ पे ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था, बट देन इट विल नॉट बी द केस। इट विल फॉलो द स्टैंडर्ड जुडिशियल प्रैक्टिस। ट्राइब्यूनल से खुश नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से खुश नहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए। देखिए ये चीज़ जो डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल सच अपील शैल बी फाइनल शैल बी ओमिटेड। तो फिर पहले क्या होता था, ट्राइब्यूनल के बाद आप कहीं नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे कोई अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। बट अभी वो चीज़ नहीं होगा। अभी आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर पाएंगे। कोई भी आदमी अगर अग्रीव्ड है वक्फ बोर्ड के डिसीजन से, तो फिर he will have all the judicial institutions, he can take help or he can go before all the judicial institutions। और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, ट्राइब्यूनल, अपील, फाइनल। वही ट्राइब्यूनल का जो पावर है पहले वो भी एक कुछ हद तक लिमिटेड था, और कुछ चीज़ें था जब ट्राइब्यूनल के बाद आप नहीं जा सकते थे। तो अब वो चीज़ नहीं है, आप स्टैंडर्ड जुडिशियल प्रैक्टिस में ही आएगा। और कलेक्टर का एक बहुत बड़ा भूमिका है, जैसे कि मैंने आपका कहा। यहाँ पे देखिए ऑन और क्लेम वॉकऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई। लिमिटेशन एक्ट से क्या होगा, अगर प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं हुआ है
टाइटल में डिस्प्यूट है, कोई दूसरा क्लेम कर रहा है, तो एनीवे अगेन ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू हेल्प जुडिशियल रिव्यू पार्ट। पहले जो कि वेरी मच कन्फाइंड के बोर्ड एंड ट्राइब्यूनल, ये दोनों में ही ये चीज़ सीमित था, जो 1995 का जो वॉक ऑफ एक्ट था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे मैकेनिज्म इन प्लेस है, जो चीज़ बोथ जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फिर mechanism wise, there are so many checks and balances have been put in place. I think that will be the right word, checks and balance। कि आपने खरीदा, ओनरशिप सही था, अगर नहीं था बट आपने कर दिया, वो नहीं होगा, वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूटेड है, आप वो नहीं कर सकते, किया भी होगा तो भी नहीं होगा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। सरकारी प्रॉपर्टी आप नहीं कर सकते। फिर चले आते हैं बोर्ड का बाद। बोर्ड को पहले बोर्ड ही सब कुछ था, वक्फ बोर्ड, बट अभी नहीं है। आगने वाला फ्रॉम दिस एक्ट, आई मीन वे फॉरवर्ड्स, रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही करना है। जब वक्फ बोर्ड को डीड मिलेगा, मतलब उनको रजिस्ट्री करना है, उनको भेजना है कलेक्टर को, कलेक्टर वेरीफाई करेगा, अगर संतुष्टि है ठीक है, नहीं हुआ नहीं होगा। फिर उनको रेवेन्यू, सॉरी, जो आपका रिकॉर्ड भी चेंज करवाना है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स है। नेशनल एक डेटाबेस होगा, बहुत सारी ये चीज़ है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, मीन्स देर विल बी, लेट्स से इमेजिन इन दिस मैनर, लेट्स से यू आर अ वॉकअप प्रॉपर्टी and you go from one person to another person, so there will be like so many checks and balances। आपके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होंगे, अगर आपने सारे टेस्ट पास किए तभी आप जाके मतलब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन जाते थे। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले था वक्फ बोर्ड एंड द ट्राइब्यूनल ज़्यादातर केसेस में। बट अभी नहीं है, अभी हर एक स्टेज में एक चेक्स एंड बैलेंस है, जिसके वजह से गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है दिस इज़ द रीज़न वाई some individual or some, certain groups may not feel comfortable with this act। आप बताइए आपका क्या थॉट है। थैंक यू।